बीजेपी ने पूर्वांचल से मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया है। दोबारा अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा सबसे पहले वाराणसी पहुंचे और काशी के कोतवाल काल भैरव का दर्शन किया और फिर बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी के साथ ही गर्भगृह में जेपी नड्डा ने पूजा अर्चना की और उसके बाद में गाजीपुर में जनसभा कर चुनावी हुंकार भरी। गाजीपुर में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। 2024 का साफ संदेश भी दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि अब गाजीपुर बदल चुका है, माफिया राज खत्म हो चुका है। और आगे उन्होंने कहा कि जनता से आह्वान करते हुए अगर ईवीएम पर गलत जगह बटन दब जाए तो माफिया राज और सही जगह पर बटन दबे तो मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी योजनाएं यानी कि विकास। इसके साथ ही नड्डा ने विकास की नई परिभाषा भी बताई। उन्होंने आगे कहा कि विकास का मतलब हीरा है, यानी कि एच हाईवे, आई इंटरनेट, आर रेलवे और ए एयरवेज। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं सीएम योगी ने भी विकास के तमाम कामों को गिनवाया और जनता को सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनाया गया है। अब गाजीपुर से गंगा विलास क्रूज गुजर रहा है। बिना भेदभाव के गाजीपुर का विकास हो रहा है। अपराधियों और साथ ही माफियाओं पर एक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर है। उन्होंने कहा कि विकास में गाजीपुर को पिछड़ने नहीं देंगे। आगे उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी यहां के लोगों को मिली है और लोग इस बात पर यकीन भी करते हैं। इसी वजह से बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार देते हैं। दो 2024 लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड विजय का मिशन लेकर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद जेपी नड्डा ने कमान संभालते हुए पूर्वांचल से मिशन 2024 का शंखनाद किया। सबसे पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद और फिर गाजीपुर से जनसभा कर सियासी हुंकार। विकास पर जोर, मोदी और योगी की नीति पर काम ताबड़तोड़। गाजीपुर में जेपी नड्डा का संदेश साफ था, विकास का मतलब हीरा है, और साफ किया कि गलत जगह ईवीएम का बटन दब जाए तो माफिया राज, सही जगह बटन दबे तो विकास। आज मैं कहता हूं कि विकास का मतलब हीरा है, हीरा। हमसे लोग पूछते हैं हीरा क्या है, तो मैं सबको बोलता हूं हीरा मतलब एच मतलब हाईवेज, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। और इसके आगे और जोड़ लीजिए कि अब आपका वाटरवेज भी हो गया है और आपका गंगा विलास भी चल पड़ा है। यह विकास की नई कहानी कहती है कि आपने अपनी ताकत का सही उपयोग किया। मित्रों, प्रजातंत्र में अपने मतों का, अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। दरअसल बीजेपी का फोकस उन सीटों पर ज्यादा है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। गाजीपुर भी ऐसी ही एक सीट है जहां से बीजेपी की हार हुई थी। यही वजह है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिशन पूर्वांचल की शुरुआत के लिए गाजीपुर को चुना। जेपी नड्डा ने विकास का नया मतलब बताया तो सीएम योगी ने जनता को आश्वासन दिया कि विकास में गाजीपुर को न तो पिछड़ने दिया है और न ही पिछड़ने देंगे, और गारंटी दी लोगों की सुरक्षा और समृद्धि की। डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्य हुआ है, सरकार और संगठन ने मिलकर के जिस प्रकार का कार्य किया है, जो परिवर्तन दिखा है, एक और विकास का कार्य बिना भेदभाव के, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और दूसरी तरफ
सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए पेशेवर अपराधी और माफियाओं के साथ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, उसका जीता जागता उदाहरण तो आपका ये गाजीपुर की ही धरती बना है। विकास की दौड़ में गाजीपुर कहीं पिछड़ने नहीं पाएगा। हर प्रकार की योजनाएं यहां आएंगी। भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए। सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आप सबको देती है। गाजीपुर में अयोध्या राम मंदिर का भी जिक्र हुआ, बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र हुआ, आतंकवाद पर प्रहार और विकास की बहार की बात भी जनता के सामने रखी गई। विश्व में भारत की बढ़ रही धाक और गाजीपुर में कैसे हो रहा है विकास, हर बात पर फोकस किया गया। यही वजह है कि बीजेपी नड्डा के गाजीपुर दौरे को मिशन 2024 की तैयारी का मास्टर स्ट्रोक मान रही है। बीजेपी का मानना है कि योगी राज में जिस तरह माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, 2024 में इसका परिणाम जरूर दिखेगा। बुलडोजर जो चला है, ये जनता में भरोसा और विश्वास लेकर के आया है। आपके कोई माफिया पैरेलल साम्राज्य नहीं चला सकता है। और उत्तर प्रदेश में मतदाताओं ने ये जो अपना मत दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, उसके कारण ये संभव हो सका है। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया किसी को डराता नहीं, बल्कि माफिया खुद खाकी वर्दी के सामने थर-थर कांप रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश की जनता ने बटन गलत जगह दबा दिया, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। अगर 2014 में जनता सही जगह बटन दबाई होती तो देश इस बुरी स्थिति में नहीं होता। गाजीपुर में बीजेपी अध्यक्ष ने पहले कुर्था गांव में पभारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बीजेपी के बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। चूँकि गाजीपुर के निवासी बड़ी संख्या में सेना में हैं, इसलिए जेपी नड्डा ने बंशी बाजार में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी किया। यानी हर उस नब्ज को टटोलने की कोशिश हुई जिससे बीजेपी 2024 में गाजीपुर फतेह कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने के लिए सरकार पूरे जोर शोर के साथ में जुटी हुई है। इसके लिए आज अहमदाबाद, गोरखपुर, नोएडा, मेरठ में रोड शो किया गया। नोएडा में 6 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। अहमदाबाद से 25,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला है। गोरखपुर में अब तक 1300 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जा चुके हैं। गोरखपुर से 2000 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है। मेरठ में 16,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। सरकार का दावा है कि 10 से 12 फरवरी तक होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश में बम्पर निवेश आएगा। यूपी में रिकॉर्ड निवेश लाने के लिए इस वक्त सरकार ताबड़तोड़ प्रयास कर रही है। विदेशों में रोड शो के बाद देश के अलग अलग हिस्सों और प्रदेश के अलग अलग मंडल, यहां तक कि अलग अलग जिलों में सरकार के मंत्री और अधिकारी पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। इसी कड़ी में अहमदाबाद से लेकर नोएडा, गोरखपुर और मेरठ में उद्यमियों के साथ निवेश पर चर्चा हुई। अहमदाबाद में यूपी सरकार के डेलीगेशन के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बड़ी बैठक हुई। अहमदाबाद से 25,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। टोरंटो फार्मा 24,000 करोड़ का निवेश करेगी। अमूल इंडिया बागपत में प्लांट लगाएगी। अमूल इंडिया का 900 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। अहमदाबाद में मंत्री A.K. शर्मा, जितिन प्रसाद और IAS नवनीत सहगल समेत कई अधिकारी रोड शो में शामिल हुए। तो नोएडा में मंत्री राकेश सचान ने निवेशकों को आमंत्रित किया। जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में ज्यादातर लोग चाहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे में, ग्रेटर नोएडा में भूमि की डिमांड है। अभी हम लोग मेरठ में आए, मेरठ में भी करीब 20,000 करोड़ रुपए का इंडेंट हो गया है। तो पूरे जब से माननीय मोदी जी के हाथ में बागडोर देश की आई है, तब से यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। नोएडा में हुए निवेश के लिए रोड शो में मंत्री राकेश सचान ने उद्यमियों को इंडस्ट्रियल प्लॉट के अलॉटमेंट लेटर भी सौंपे। सरकार का दावा है कि नोएडा में 6 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है।
नोएडा में निवेश को लेकर उद्यमियों में खासा उत्साह नजर आया। करीब 6 लाख करोड़ के प्रस्ताव नोएडा में निवेश को लेकर मिले हैं। इस दौरान मौजूद एमएसएमई मंत्री ने उद्यमियों से वार्ता की, साथ ही बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और क्या क्या सहूलियतें आगे भविष्य में मिलने वाली है। मेरठ की बात करें तो अभी तक 16,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिसमें 500 से अधिक उद्योगपति इंटेंट भर चुके हैं। मेरठ एमएसएमई निवेश में अभी प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली बार हो रहा है कि 75 के 75 जिले में इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसमें लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है। निश्चित रूप से जब हम विदेश गए तो वहाँ से 7,12,000 करोड़ रुपए के हमें एमओयू प्राप्त हुए। आर्थिक राजधानी मुंबई में 5 लाख करोड़ के प्राप्त हुए, दिल्ली से 3 लाख करोड़ के प्राप्त हुए। तो निश्चित रूप से हमारा जो टारगेट है 17 लाख करोड़ का, वो हम पार करेंगे। गोरखपुर में निवेश का लक्ष्य 2,000 करोड़ का है। जीडीए का दावा है कि अभी तक 1,300 करोड़ के निवेश का एमओयू साइन हो चुका है। जल्द ही लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। लगभग जो है अभी तक 1,300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हम लोग एमओयू साइन कर चुके हैं और ये लगातार जो है हमारा टारगेट बढ़ रहा है और फरवरी तक मुझे उम्मीद है कि हम इसको और कई गुना लेके जाएंगे। तो उसी क्रम में आज ये बैठक रखी गई थी। तो फरवरी तक कितने का आप टारगेट रखे हैं? जो टारगेट हमको प्राप्त हुआ वो 2,000 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ है, बट मुझे उम्मीद है कि इससे हम कहीं ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि खोराबार योजना भी हमारी लॉन्च होने वाली है। कुल मिलाकर निवेश लाने के लिए सरकार पूरी मेहनत में जुटी है। उद्योगपतियों को सुरक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी के साथ साथ कई ऐसी सुविधाएं देने की बात हो रही है जिससे निवेशकों को कोई दिक्कत न हो और यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से पहले संगम नगरी प्रयागराज में भगवान राम और उनके बाल सखा यानी निषाद राज की बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। तकरीबन 56 फीट ऊंची इस मूर्ति में भगवान राम और साथ ही निषाद राज आपस में गले मिलते हुए नजर आएंगे। सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए भी इस मूर्ति का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मार्च में कराए जाने की तैयारी की जा रही है। निषाद राज को गले लगाती हुई भगवान राम की मूर्ति प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी के किनारे लगाई जाएगी। करीब 56 फीट की इस मूर्ति को 10 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी से करवाने की तैयारी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद कर रहे हैं। इस बार की जयंती कुछ विशेष है, 26 मार्च को पड़ रही है। इस बार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को मैंने आमंत्रित कर रखा और उन्होंने अपने वादे के मुताबिक भगवान राम और निषाद राज के गले लगी मूर्ति लगा रखी है। उस 3 मूर्ति के अनावरण का भी रखा जाएगा और इस बार क्योंकि आचार संहिता नहीं, पिछले बार आचार संहिता था, तो इस बार बड़ी भीड़, बड़ी पूरे प्रदेश से नहीं पूरे देश से लोग आएंगे और इसमें विदेशों से भी हमारे जो मछुआ समुदाय के लोग हैं और लोग आएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी अपने गठबंधन को मजबूत करने और निषाद एकजुटता का बड़ा संदेश देने की तैयारी में जुटी है। यही वजह मानी जा रही है कि 26 मार्च को निषाद राज की जयंती पर श्रृंगवेरपुर धाम में आने का न्योता संजय निषाद ने पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी को दी है। बहुत बड़ी भव्य मूर्ति, लगभग 56 फुट की और 10 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। वो पूरी लग गई है, पार्क भी बन गया है निषाद राज के नाम से, पर्यटक स्थल घोषित भी है। मंगल जंगल था, मंगल है। मैं जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर रहा हूँ। तो इसलिए उस मूर्ति का अनावरण इस बार है कि भगवान इस बार और विशेष है कि हमारे लोग राम मंदिर बन रहा है, निषाद राज किले को भी बन रहा है और निषाद राज किले पर एक मस्जिद है, उसमें भी हम मांग करेंगे कि वो वहाँ से हटाई जाए, उससे दूर लगाई जाए। संजय निषाद का दावा है कि इस मौके पर होने वाली सभा में 5 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। यूपी के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों से निषाद समुदाय के लोग जुटेंगे। संजय निषाद का कहना है कि एक ओर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और दूसरी ओर भगवान राम के बाल सखा की मूर्ति का श्रृंगवेरपुर में अनावरण। ये राम राज्य नहीं तो और क्या है।
जब भगवान राम गले लगे थे तब धरती पर शांति आई थी। कितनी अशांति थी उस रावण राज में कि उस शांति के लिए दोनों गले मिले थे। आज भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी, हमने भी एक सेना बनाई राजनीति, वो देकर देश में शांति लाई। धारा 370 खत्म है। आज देखो हर जितने भी धर्म स्थल है आसानी से वहाँ सब लोग बढ़ रहे हैं और सभी जाति सभी धर्म के लोग जब एक समान रूप से एक योजनाओं का बराबर रूप से बिना भेदभाव के उनको दिया जाए, उसी को रामराज कहा जाता है। हमारी सरकार सब करके दिखा रही है। 26 मार्च को भगवान राम और निषाद राज की गले लगती हुई मूर्ति के अनावरण के साथ ही निषाद पार्क का भी लोकार्पण किया जाना है। श्रृंगवेरपुर धाम को राम वन गमन सर्किट में भी शामिल किया गया है। हालांकि पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम अभी तय नहीं है, लेकिन संजय निषाद को पूरा भरोसा है कि पीएम मोदी ने कहा है समय जरूर निकालेंगे। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18। दिल्ली में धरने पर बैठे रेसलर्स का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। WFI को भंग करने और साथ ही अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को हटाने की मांग पर रेसलर्स लगातार अड़े हुए हैं और 3 दिनों से डटे हुए हैं। कल रात भी करीब 4 घंटे तक खेल मंत्री से मुलाकात हुई, लेकिन समाधान निकला नहीं था। आज भी खेल मंत्री से लगातार बातचीत चल रही है। दूसरी ओर आरोपों को नकार चुके ब्रजभूषण शरण सिंह इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। इसी बीच खेल मंत्रालय ने आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह से जवाब भी मांग लिया था, जो कि उनकी तरफ से भेज दिया गया है। आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टल गई और उनके बेटे ने मीडिया से कहा कि रेसलिंग फेडरेशन की बैठक के बाद ही ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में कुश्ती संघ की बैठक है। हो सकता है कि उस दिन कोई बड़ा फैसला हो। इधर दिल्ली में रेसलर्स लगातार धरने पर डटे हुए हैं, जिन्हें अब लोगों का समर्थन भी मिलना शुरू हो चुका है। जिन्हें लोग देश का हीरो मानते हैं, विदेशों में जिन पहलवान बेटियों ने अपना परचम लहराकर देश का मान बढ़ाया, आज वही रेसलर्स बेटियां WFI अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया के साथ साथ कई इंटरनेशनल पहलवान 3 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें भी दुख हो रहा है कि हमारे खिलाड़ी यहाँ बैठे, उनकी ट्रेनिंग खराब हो रही है और हम भी नहीं चाहते कि कितना लंबा चले। हमने अपनी मांगे, जो हमारी मांग है वो सरकार को बोल दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको पूरी करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी तो हम आराम से उठ के यहाँ से चले जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं, ना तो इसमें कोई राजनीति है, ना हम किसी राजनेता आदमी को यहाँ पे बुलाना चाहते, ना कोई भी आएगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वो हमारे ऊपर स्टेज पे ना आए, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है और लड़ाई गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, राज्य गवर्नमेंट से किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ फेडरेशन से है। जो अन्याय खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है वो हम सहन नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने जो आवाज उठाई है हम उसको ऐसे ही उठाते रहेंगे अगर कुछ गलत होगा। पहलवानों की मांग WFI को भंग करना और अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाना है। खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक धरने से वो नहीं हटेंगे। अध्यक्ष तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती जो कि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इसे साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि किसी की कृपा से अध्यक्ष नहीं बने हैं। जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। हालांकि इस मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जो टल गई। उनके बेटे के मुताबिक अब कुश्ती संघ के साथ बैठक के बाद ब्रजभूषण सिंह बयान देंगे। हम एक बार अपने देश के सभी प्रांतों के हमारे अधिकारी बंधु, हम सभी प्रांतों के हमारे रेसलिंग फेडरेशन के जुड़े कोने कोने शायद जो प्रेमी हैं, हम उनसे, मेंबरों से, अध्यक्षों से, सदस्यों से, सचिवों से, सबसे बात करके, सबसे सलाह करके ही हम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से और श्री ब्रजभूषण सिंह जी की तरफ से औपचारिक बयान वो खुद
अपने से जारी करेंगे। रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो खुद और अपनी तरफ से वो खुद 22 के बाद सबसे मिलने के बाद ही वो खुद से जारी करेंगे। दरअसल गोंडा में 3 दिनों का नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंचे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इधर इस प्रतियोगिता में आए हरियाणा के कई खिलाड़ी WFI का विरोध कर रहे धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में टूर्नामेंट से दूरी बनाकर घर लौट आए। हमने सोचा कि एक दिन जो है ना लड़के फिर वापस आ जाएंगे धरने पर, लेकिन फिर जो है वहाँ से भी मैसेज आया कि कोई भी पहलवान जो है ना मत लड़ो। तो हमने फिर यही सब निर्णय लिया कि हम जो है ना वहाँ पर बैठ के लगातार धरने को मजबूत करने का कार्य करेंगे और कंपटीशन का जो हम बायकॉट करते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत की भी कोशिश हो रही है, लेकिन खिलाड़ी इसे राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। यही वजह है कि कई नेताओं को धरने से दूर रहने की खिलाड़ियों ने नसीहत भी दी, लेकिन खिलाड़ियों को इंतजार है कि उनकी मांगे जल्द पूरी हो, क्योंकि 2 दिनों से खेल मंत्री के साथ बैठक जारी है, लेकिन अभी तक कुछ निकला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपना रोड मैप बना रहे हैं, यूसीसी पर भी काम चल रहा है, भू कानून पर राज्य के हित में फैसला लिया जाएगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और जोशीमठ पर हमारी सरकार गंभीर है, धर्मांतरण उत्तराखंड में घुन की तरह लगा हुआ है, तो तमाम मुद्दे रहे जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बात रखी। जी भी इस मंच पर आए थे और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण जैसी कोई चीज नहीं है, ये तो पहाड़ी राज्य है, बहुत शांत है, उस तरह का क्राइम भी नहीं होता, तो अचानक यहाँ पर यूसीसी लाना, धर्मांतरण का जिक्र करना, ये सब कुछ वोटों के लिए कर रही है सरकार, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। अभी तो कोई चुनाव नहीं होने वाला है, अभी तो कोई चुनाव नहीं है। और मैंने यूसीसी के बारे में आपको बता दिया, और धर्मांतरण के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर के लोग इसको देख रहे होंगे, करोड़ों लोगों तक बात जा रही होगी। उत्तराखंड शांत प्रदेश है, लेकिन ये धर्मांतरण यहां भी घुन की तरह लग गया। और मैंने स्वयं बहुत नजदीक से देखा कि बैठे बैठे ऐसे ऐसे कि लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कुछ लालच देकर, कहीं पर डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातें करके धर्मांतरण बड़े पैमाने पर उधम सिंह नगर के खटीमा के आसपास, बाजपुर के आसपास, हमारे कोटद्वार के आसपास, धारचूला के आसपास, हरिद्वार में अनेकों स्थानों पर धर्मांतरण हो रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की कल सगाई हुई थी और आज सगाई